सर आज का टॉपिक हम लोग जो है कवर करेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 में। कौन सा टॉपिक है? गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, इसको कवर करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम सर्वप्रथम दो बातों पर विशेष ध्यान देंगे। इसमें जो दो बातें लागू होती हैं उन दो बातों पर सर्वप्रथम ये देखना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पहले जानेंगे। तत्पश्चात हम एक और छोटी सी बात है क्लोज्ड पाथ के बारे में पहले से समझेंगे। इसके बाद सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझेंगे। ध्यान दें, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसे लिखते किस अक्षर से हैं? फाई ई। इसे लिखते हैं फाई, कभी कभी फाई और कैपिटल ई से लिखते हैं, कभी कभी हम सब लोग जो है ज्यादातर कुछ बच्चे फाई ई से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ई फाई इट मींस दैट इलेक्ट्रिक, ई मतलब इलेक्ट्रिक, फाई इज इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को बोलते हैं फाई। ई सफिक्स में लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ, सबसे पहले इसको समझिए। एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई एक काल्पनिक पृष्ठ हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया, थोड़ी देर के लिए हमने काल्पनिक पृष्ठ इस तरह से कंसीव कर लिया, ठीक है। तो इससे होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाती हैं, इस वाले पृष्ठ, देखिए कुछ बल रेखाएं इस वाले पृष्ठ से नहीं गुजर रही। इसका मतलब एक कोई स्लिट ले लेंगे, यदि हम इस टाइप की स्लिट ले लें, चौकोर स्लिट लेंगे, यदि हम इसको इस टाइप से घुमाते रहें तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं। अगर स्लिट को हम थोड़ा सा इस टाइप से घुमाते रहे ऐसे तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं जो है इससे होकर गुजरेंगी और कुछ शेष रह जाएंगी। इस टाइप से घुमाते घुमाते इस टाइप से कोई स्लिट ले लें तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं उससे होकर गुजर जाएंगी, लेकिन कुछ बल रेखाएं उससे, जो वैद्युत बल रेखाएं इस छिद्र से होकर गुजरती हैं वही जो नंबर होती है वही कहलाती है क्या? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स, उनकी संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। यदि हम एक कोई दफ्ती ले लें, दफ्ती में एक छोटा सा जो है, कोई एक छोटी सी दफ्ती ले लें चौकोर टाइप की, और उसमें एक छोटा सा छिद्र करें इस टाइप से, ठीक है, और उस पर एक घर पर भी एक्सपेरिमेंट करिए, एक दफ्ती ले लें, उसमें एक छोटा सा छिद्र कर लें और जो है टॉर्च की मदद से उस पर फोकस डालेंगे, तो कुछ फोकस जो है, अगर दफ्ती इस टाइप से रखी है, टॉर्च उसी के परपेंडिकुलर है, तो जो है ज्यादातर जो लाइट वेव्स होंगी वो पार करके निकल जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे उस दफ्ती को हम ऐसे तिरछा करना शुरू करेंगे तो लाइट वेव रुकना, ज्यादा बल रेखाएं नहीं निकल पाएंगी, लाइट रेज नहीं निकलेंगी। जो लाइट रेज या जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी वो उनका नंबर ही कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। इसे किससे कवर करते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं, फाई से। तो पहला कंसेप्ट याद पता चल गया, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किस अक्षर से लिखते हैं? फाई से। आप दूसरी एक बात और यहाँ पर देखेंगे, क्लोज्ड बंद जो है, अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे बंद पृष्ठ क्या है, ठीक। क्या कौन सी दूसरी बात सर? इसको प्रूव करने के लिए दूसरा एक बात और देखनी है, कौन सी जाननी है? बंद पृष्ठ किसे कहते हैं? बंद पृष्ठ। समझिए जरा इस बंद पृष्ठ के बारे में। यदि हम एक ग्लास ले लें, क्या ले लें? ग्लास। तो ग्लास का जो है बॉटम ये होगी, क्या होगी? ये बॉटम ग्लास का। इसी प्रकार ये ग्लास का होगा टॉप, ग्लास का टॉप होगा। ग्लास कुछ इस टाइप से बनेगा, ये क्या होगा? ग्लास, ठीक है। इस टाइप से क्या बन जाएगा? ग्लास बन जाएगा। और ये बॉटम क्या होती है? एकदम क्लोज्ड होती है ग्लास का, ग्लास हो गया एक। और ग्लास का ऊपरी सतह जो होता है वो खुला होता है, ग्लास का ऊपरी सतह खुला होता है, और ये वाला बंद होगी तली, ठीक है। अब ये हमको समझना है कौन सा? बंद पृष्ठ के बारे में। क्या समझ रहे हैं? बंद पृष्ठ, ठीक है।
और ये जो ऊपरी भाग होगा ये क्या है, सरफेस, इसकी क्या है ग्लास की सरफेस। ये वाला खुला, अगर ये वाला भाग जो है खुला है, अगर इस वाले बॉटम से ऊपरी तले से हमको इसके अंदर भीतर जाना हो, भीतर मतलब किसी बिंदु को देखना हो, तो हम कैसे देखेंगे कि इस अगर इस जो है ये जो है खुला ऊपर वाला सिरा है, तो अगर हम इस बिंदु से हम इसके भीतर वाले जो है सरफेस पे जाने, सरफेस के किसी बिंदु को देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, अगर खुला ग्लास है तो हम इस टाइप से इसके अंदर जाएंगे और भीतरी वाली सतह को, भीतर वाली सतह को हम जान जाएंगे इस टाइप से। अगर ये इस ग्लास को हम किसी ढक्कन के माध्यम से ढक दें, ठीक है, इस टाइप से किसी ढक्कन के माध्यम से ढक दिया, अब ये जो बनेगा, जो ये क्रम बन रहा है, अब ये पहले था वो बंद पृष्ठ नहीं था, वो क्या था, खुला पृष्ठ था। अब क्या हो गया, अगर ढक्कन से ढक देंगे तो ये जो ऊपर से ढका है तो अब क्या सा पृष्ठ बन गया, बंद पृष्ठ, ठीक है। अब यदि बंद पृष्ठ हो और इस बाहरी सतह से हमको भीतरी वाले किसी बिंदु तक या किसी बिंदु को जानना हो या वहां तक जो है कोई बिंदु देखना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके भीतरी सतह पर जाने के लिए इसमें क्या करना होगा, छिद्र, क्योंकि ऊपर से भी बंद है, ऊपर से बंद, तो भीतरी वाले बिंदु तक जाने के लिए हमको क्या करना होगा, छिद्र करना होगा। तो ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से कवर या बंद होता है क्या कहलाता है, बंद पृष्ठ। ठीक, इन दोनों कंसेप्ट से हम क्या प्रूफ करेंगे, गॉस की प्रमेय हम प्रूफ करेंगे। सबको पता चल गया होगा बंद पृष्ठ क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या है। अब आता है गॉस की प्रमेय। इन दोनों के कंसेप्ट से हम गॉस की प्रमेय प्रूफ करेंगे। गॉस की प्रमेय, इस प्रमेय का कंसेप्ट क्या है समझिए। इस प्रमेय, गॉस की प्रमेय का कंसेप्ट यह है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरा हुआ आवेश, ठीक, उसके किसी बंद पृष्ठ से घिरा, मैंने कोई बंद पृष्ठ ले लिया, इस टाइप का कोई बंद पृष्ठ ले लिया, कंसीडर किया, और इसके द्वारा घिरा हुआ कोई परिवेश ले लिया, मैंने कोई चार्ज क्यू ले लिया, इसके द्वारा का जो है घिरा हुआ कोई परिवेश आवेश क्या है, क्यू। तो इस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश क्यू, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स मैंने मान लिया, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ds, ये पूरा पिछला टॉपिक में बताया है क्या, ई डॉट ds, ठीक है। आप ध्यान देंगे यहां पर कौन सा ये पृष्ठ है, क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ। तो गॉस की प्रमेय, गॉस ने यही बताया कि किसी बंद पृष्ठ से घिरा कोई कुल आवेश, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, परिबद्ध आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही हम जो है प्रूफ भी करेंगे क्या, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी छोटे से एरिया से गुजरने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स होता तो उसके लिए हम ई डॉट ds का उपयोग करते। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे जिसे हम सरफेस इंटीग्रेशन बाई द बात, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन के लिए एक इंटीग्रल का उपयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। यही क्या है, गॉस की प्रमेय। यही हम लोग अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सर्वप्रथम इसको हम आप प्रूफ करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से गॉस की प्रमेय क्या मिली, किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब यही हम प्रूफ करेंगे, तो लिखेंगे क्या, माना, ठीक, माना कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक, जो स्मॉल क्यू चार्ज को कंसीव किए हुए है, ठीक है। इसे जहां क्यू आवेश, क्यू
आवेश Q बंद पृष्ठ के भीतर है, भीतर स्थित है, स्थित है। ठीक है, आप क्या करेंगे देखिए जरा, इसके भीतर स्थित है। मैंने मान लिया कि कोई बंद पृष्ठ ये था, इसके लिए मैंने यहाँ पर मान लिया ये जो रेडियस है, यहाँ पर जो दूरी है, ये इसको मान लिया मैंने क्या, स्मॉल आर। क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। ठीक, आप ध्यान देंगे जब कोई बंद पृष्ठ है, ध्यान दें, स्थित है, ठीक, तब गॉस के नियम द्वारा, तब गॉस के नियम द्वारा, गॉस के नियम द्वारा, नियम द्वारा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, से गुजरने वाला गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, अर्थात कुल वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, यहां पर कौन सा इंटीग्रल लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ये कैसा पृष्ठ है, क्लोज्ड है, इसलिए यहां पर एक छोटा सा ये नोटेशन बना देंगे, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, और साथ में एस भी लिख दिया, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ये प्रूफ करना है, आप लिखेंगे क्या, प्रूफ, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, वो लिख भी दिया है, यदि इस आवेश से इसकी सतह पर कोई एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लिया, ये छोटा सा कोई सरफेस एरिया, ठीक, जिसको मैंने क्या बोल दिया, ds, क्या बोला, ds। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपिटल ई, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होगा उसकी डायरेक्शन कुछ बाहर की तरफ रहेगी, अच्छा, बाहर की तरफ कुछ इस टाइप से बनेगी, बाहर की तरफ इस टाइप से, ठीक है, ई, साथ में ds की भी जो है, ds को भी, ds वेक्टर को भी हमने दिशा दे दी है इसी जगह। इसी प्रकार यदि हम इसी सरफेस पे कोई अन्य भी एक कोई पॉइंट यहां मान लिया था, कोई पॉइंट ए, यहां पर मैंने मान लिया कोई पॉइंट बी, फिर वही इस आवेश के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फिर बाहर की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंशियल क्या है, और डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर यदि हम E1 मान लें, E1, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लिया, वहां E1 मान लिया, इसी प्रकार अन्य भी बिंदु ले लें, यदि हम यहाँ ले लें, ठीक, और ds की भी डायरेक्शन इसी पर शो कर दिया, ds, ds जी, अन्य कहीं एक बिंदु ले लें तो भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर बाहर की तरफ, ठीक है, और ds वेक्टर इस टाइप से ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि E1 और E2 किसी छोटे से एरिया के लिए, किसी छोटे से एरिया के लिए हम सब लोग यह मान के चलते हैं कि E1 और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं सब समान होती हैं, जबकि कंसेप्ट यह है कि दो वेक्टर आपस में तब समान होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, अर्थात परिमाण समान होगा। यहाँ हम यह देखते हैं कि सबकी डायरेक्शन तो भिन्न भिन्न है, सबकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न, फिर भी हम E और E1 और E2 को हम क्या मान लेते हैं, परिणाम में समान मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि छोटे से एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए सबकी डायरेक्शन या सबकी डायरेक्शन तो डिफरेंट होने के कारण, डिफरेंट होने के बावजूद भी हम सब लोग इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को हमने क्या मान लिया, सेम है।
ठीक, इसलिए यहाँ पर ये मान सकते हैं, मान लिया E1 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू ही मैग्नीट्यूड ऑफ E, और इज इक्वल टू ही किसके, E2 के। पुनः हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ आ रहा है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, E बराबर होता है 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का वर्ग, डिस्टेंस का वर्ग। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब किसी छोटे से एरिया के लिए हम लोग निकालेंगे पहले, तत्पश्चात हम पूरे सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे, पूरे सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक। तब ध्यान दो, देखेंगे हम जानते हैं फार्मूला फाई, अभी बताया था क्या, फाई इज इक्वल टू क्या बताया, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर S, ठीक है, वेक्टर E डॉट वेक्टर S। ध्यान देंगे, यहां देखिए जो वेक्टर E डॉट वेक्टर S है, हम लोग दो वेक्टरों के अदिश गुणन की परिभाषा से जानते हैं, क्या होता है, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। इस कंसेप्ट से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ये बना सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds को हम लिख सकते हैं क्या, E ds cos थीटा, ये तो लिख सकते हैं भाई इस कंसेप्ट से। A डॉट B बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ B इनटू cos थीटा, वेक्टर हट जाएगा यहाँ दोनों से, cos थीटा आ गया। अब यहाँ देखो जो E की डायरेक्शन है वही ds की है, इसलिए जब एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही, मान लीजिए वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर इसी से होकर गुजर गया, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो उन दोनों वेक्टरों के मध्य जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, अर्थात इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू कितना लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहां जब 0 भरेंगे cos 0 थीटा के स्थान पर 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, अर्थात फाई इज इक्वल टू ये बनेगा तुम्हारा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई ds और मल्टीपल बाई 1 अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि A डॉट B मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू A डॉट B, इसलिए यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ दिखा भी दिया है कि cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब E की वैल्यू यहां से भरेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, यहां भर देंगे के स्थान पर, इसलिए क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। ध्यान देंगे E की वैल्यू 1/4πε0 अब Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ds। ध्यान देंगे जब यहाँ पर कहीं पर जो कोई सरफेस जो है किसी जो है चार्ज को कंसीव करेगी या कहीं उसके भीतर, पृष्ठ के भीतर कोई चार्ज रखा होगा, तो कुछ ना कुछ गुलाम का होगा, अर्थात Q यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। Q क्या है, कांस्टेंट। Q कांस्टेंट होने के कारण जिसका इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल का प्रभाव Q पर नहीं लागू होगा, अर्थात Q इससे कुछ बाहर इस टाइप से आ जाएगा, Q को हम इस इंटीग्रल से इस पर प्रभाव नहीं डालेगा, अर्थात इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं 1/4πε0, अभी हमने वही लिखा रहने, बाद में बचा क्या है, R स्क्वायर और ds। यहां तक समझ गए होंगे सभी भैया। एक बात पुनः ध्यान दें E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू E, बिकॉज क्या है, बिकॉज जो E है जो वैद्युत फ्लक्स है किसी छोटे से पार्टिकुलर जो है सरफेस एरिया से जो गुजरने वाला क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसी टाइप से E1 भी, तो जब छोटे से पार्ट से वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे से
छोटे से क्षेत्र के लिए होती है तो उसकी न्यूमेरिकल डायरेक्शन भिन्न है, लेकिन छोटे से सतह से गुजरने के लिए यह निकलती है, इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पर E1 E2 सब न्यूमेरिकल वैल्यू में सेम मानी जाएंगी, सबको सेम मानिए। अब चलो इसको हम रफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला है तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है, इसको क्या कहा 1 कह दिया। अब आगे रफ करते हैं। ध्यान देंगे क्या प्राप्त हुआ था, फाई इज इक्वल टू क्यू, ये भी राशि कांस्टेंट है, प्रभाव सरफेस इंटीग्रल का लगा हुआ, तो प्रभाव इस सरफेस इंटीग्रल का प्रभाव ds पर रहेगा, इसलिए ये सब बाहर हम इस इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप का पद बनेगा, कितना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। हम जानते हैं किसी गोले, अगर इसको हमने क्लोज इंटीग्रल को गोला मान लिया, जो हमने इसमें लिया है, जो क्लोज पृष्ठ लिया है, बंद पृष्ठ लिया है, वो कौन सा मान लिया है, स्फीयर है, गोला। तो पूरे सरफेस या क्लोज का मतलब ds का मतलब है छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्लोज इंटीग्रल साथ में लगा है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, 4 पाई r स्क्वायर, इफ r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इस वाले पूरे पृष्ठ का मान क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, इसके स्थान क्या जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान देंगे कुछ कैंसिल आउट हो रहा, 4 पाई से r स्क्वायर से r स्क्वायर, दैट इज फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, यही क्या था, यही तो प्रूफ करना था, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, यही कह रहा था प्रश्न। गॉस की मैंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कोई आवेश, उसके द्वारा उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था।